कुल मिलाकर यह हुआ कि एनडीटीवी नीलाम हो गई। प्रणव राय दंपत्ति ने अपनी डूबती नैया से भी अच्छा माल बना लिया और रवीश कुमार अपनी ब्रांड वाली एजेंडा पत्रकारिता के साथ अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए सड़क पर आ गए। क्या कहा? रवीश कुमार अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए सड़क पर आ गए। जब से रवीश कुमार जी एनडीटीवी से निकले हैं या निकलने को मजबूर हुए हैं अथवा निकाले गए हैं, तब से थोड़ी चर्चा में आ गए हैं। यानी रवीश कुमार सहित पूरी एनडीटीवी की जितनी कुल जमा टीआरपी थी, उनके साख पर बट्टा लगने के बाद उससे थोड़ी ज़्यादा टीआरपी शायद अकेले अब रवीश कुमार जी की हो गई है। तो इस पृष्ठभूमि में यदि रवीश कुमार थोड़ी चर्चा में आ गए हैं तो इनका इस पर फूले न समाना तो लाजमी है। तो कुल मिलाकर रवीश कुमार चर्चा में हैं। वैसे यह भी श्रेय रवीश कुमार जी को ही जाता है कि जब तक एनडीटीवी को बंदे ने नीलाम नहीं करवा दिया तब तक दम नहीं लिया। इनके एक तरफा उबाऊ और पकाऊ पत्रकारिता के कारण न सिर्फ एनडीटीवी का बंटाधार हुआ, उसकी टीआरपी गिरती चली गई, बल्कि एक दिन उसे नीलाम भी होना पड़ा। लेकिन रवीश कुमार के भूतपूर्व मालिकान इन दिनों काफ़ी खुश हैं। पता नहीं एनडीटीवी के बिक जाने के कारण या रवीश कुमार से पीछा छूटने के कारण या फिर दोनों ही कारणों से। आजकल अंग्रेजी के स्वघोषित महान सेकुलर समाजवादी पत्रकार प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पूंजीपति अडानी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ज्यों ही अडानी ने 800 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, इस महान सेकुलर समाजवादी और साम्यवादी पत्रकार दंपति प्रणय रॉय एवं राधिका राय ने यह ऑफर उछल कर लपक लिया और तब से उछलते ही जा रहे हैं और अडानी की शान में यह दोनों खूब कसीदे पढ़ रहे हैं। पढ़े भी क्यों ना। एनडीटीवी पर घटिया एजेंडा चलाते चलाते एनडीटीवी गर्त में जा चुकी थी। इस टूटी फूटी हिचकोले खाती डूबती नाव में बैठे प्रणय रॉय की तो जैसे लॉटरी लग गई। लॉटरी लगते ही प्रणय रॉय ने बस मार दी लात पत्रकारिता को, समाजवाद को, सेकुलरिज्म को, एनडीटीवी को और साथ में रवीश कुमार को भी, और उछल कर बैठ गए अडानी की गोद में। तो खैर कुल मिलाकर यह हुआ कि एनडीटीवी नीलाम हो गई। प्रणव राय दंपत्ति ने अपनी डूबती नैया से भी अच्छा माल बना लिया और रवीश कुमार अपनी ब्रांड वाली एजेंडा पत्रकारिता के साथ अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए सड़क पर आ गए। क्या कहा? रवीश कुमार अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए सड़क पर आ गए। अब जहां अडानी एक प्रोफेशनल की तरह एनडीटीवी को फिर से चलाने की सोच रहे हैं, वहीं प्रणय रॉय अपनी लॉटरी की राशि का क्या करें यही नहीं सोच पा रहे हैं। और इधर रवीश कुमार इमोशनल हुए जा रहे हैं और पिछवाड़े पर पड़ी लात के लिए मलहम ढूंढ रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? रवीश कुमार मलहम ढूंढ रहे हैं? कौन सा मलहम? डॉक्टर से पूछूं क्या कि अपने राहुल बाबा से पूछ लूं, जो अभी अभी लंबी यात्रा करके भारत को ठीक से जोड़ के आए हैं और विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर में बैंकॉक में अपनी थकान मिटाने जाएंगे। बेचारे को दर्द यह है कि जिस मालिक का इन्होंने इतना वफादारी से साथ निभाया और एनडीटीवी को एक अच्छे भले चल रहे चैनल से उठाकर गर्त में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस मालिक ने अडानी का लॉटरी ऑफर देखते ही रवीश कुमार से आंखें फेर ली। यह तो बड़ा अन्याय है। प्रणय रॉय तो फिर एनडीटीवी की जगह कोई दूसरा मंडी टीवी बनाकर अपनी नई दुकान खोल लेंगे। लेकिन रब्बिश का क्या होगा? ठीक अब तेरा क्या होगा कालिया के तर्ज पर। अब तेरा क्या होगा कालिया? तो अब रब्बिश कुमार इमोशनल अवतार ले चुके हैं। घुमा फिराकर बातें करने में माहिर रब्बिश कुमार आजकल अपनी घुमावदार बातों को इमोशन की चाशनी में लपेटकर अपने भावुक हो रहे मुट्ठी भर चाहने वालों के सामने रोज परोस रहे हैं। बेचारे फैंस, जिनको न इतिहास का पता, न भूगोल का, न अर्थशास्त्र का और न ही रवीश कुमार के शातिराना अंदाज का। रब्बिश कुमार जी के फैंस को यह भी जानना जरूरी है कि महान पत्रकार रवीश कुमार के एक सगे छोटे भाई हैं। नाम है ब्रजेश कुमार। बिहार में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। फरवरी 2017 में पूरे देश में सभी नेशनल चैनलों पर ब्रजेश कुमार छा गए थे। कारण था उन पर
पोक्सो जैसे कड़े कानून के तहत मामले का दर्ज होना। रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पर पोक्सो जैसा मामला इसलिए दर्ज हुआ कि इन्होंने एक छोटा सा घृणित काम किया था, एक दलित नाबालिग लड़की का रेप। विक्टिम दलित नाबालिग लड़की उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस के एक भूतपूर्व मंत्री की बेटी है। सेक्शन 354, 376 आईपीसी की धारा और SC/ST एक्ट के तहत ब्रजेश कुमार जी पर मामला दर्ज हुआ। लड़की ने ब्रजेश कुमार पर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया। बाद में दलित रेप विक्टिम की शादी ब्रजेश के करीबी और इस कांड में उसके सह आरोपी से ही करा दी गई ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने और नाबालिग दलित लड़की से रेप के आरोपी, जिस पर पोक्सो एक्ट के तहत, आईपीसी की धारा 376 के तहत एवं SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज है, उसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी द्वारा कांग्रेस का टिकट दे दिया गया और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से उसे कांग्रेस का सम्माननीय प्रत्याशी बनाया गया। गोविंदगंज सीट से उसके चुनाव प्रचार में रवीश कुमार ने अपने सगे छोटे भाई और आरोपी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। भोजपुरी में वोट देने की अपील तक की, लेकिन 2015 के चुनावों की तरह 2020 के चुनाव में भी ब्रजेश कुमार गोविंदगंज से बुरी तरह से हार गए। दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले और ऐसी बातों पर आसमान सिर पर उठा लेने वाले रवीश कुमार ने अपने आरोपी भाई के इतने बड़े कांड पर न कोई रिपोर्ट दिखाई, न ही NDTV का स्क्रीन काला किया। 2014 के बाद डर के माहौल की बातें करने वाले रवीश कुमार को अपने सगे छोटे भाई के कुकृत्यों से डर नहीं लगता। रवीश जी के दोगलापन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कमाल यह भी है कि सुशासन बाबू के राज में इतने बड़े मामले को पूरी तरह दबा दिया गया, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी ब्रजेश कुमार के पकड़े जाने से बिहार में पार्टी विशेष के बड़े नामों पर से पर्दा उठने का भी डर है, क्योंकि आरोप के अनुसार ब्रजेश कुमार हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता था। रवीश कुमार जी कहते हैं, नहीं रुकिए, फिर से सुनिए। रवीश कुमार बड़े ही भावुक अंदाज में कहते हैं कि जब से उन्होंने NDTV छोड़ा है तब से उनके भावुक फैंस ने उन्हें तरह तरह के ऑफ़र किए हैं। कोई उन्हें पैसे भेजने को कह रहा है, कोई अपने घर में रहने को बुला रहा है, कोई उन्हें अपना पेंशन तक ऑफ़र कर रहा है। वाह, क्या भाव है। मान गए उस्ताद, लपेटने में तो तुम पहले से ही माहिर हो। तुम्हारे जैसे शातिर तो इस कला में माहिर ही हैं कि किस खबर पर हमलावर हो जाना है और किस खबर पर सूफियाना अंदाज में दार्शनिकता की बातें करनी है और किस बड़ी खबर को सीधे कारपेट के नीचे छुपा देना है। उस पर भी तुम जब इमोशन का तड़का लगाकर लपेटोगे तो असर तो होगा ही। सो तुम्हारे फैंस पर इसका असर हुआ है। वैसे मैंने यहाँ तक सुना है कि इनके दीवाने फैंस इतने भावुक हो चुके हैं कि कुछ तो इन्हें अपना पुराना बनियान अंडरवियर तक ऑफर कर रहे हैं, कुछ अपना लाल गमछा, तो कुछ रोज इनके लिए टिफिन में माड़ भात भेजने की बातें कर रहे हैं। कुछ प्रशंसकों ने तो रवीश कुमार जी के लिए भावुकता में बहकर उनकी गरीबी और सादगी पर तरस खाकर उनके लिए अपने तबेले में एक नया झोंपड़ी तक बना डाला है। वाह वाह वाह, क्या अटूट प्यार है, क्या रिश्ता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, इत्यादि इत्यादि। खैर, आप भी भावुक होकर भाव विवल ना हो जाएं, इससे पहले इनके मुट्ठी भर भावुक प्रशंसकों को बता दूं कि रवीश कुमार सचमुच एक गरीब पत्रकार हैं और घोर गरीबी में रहकर एजेंडा पत्रकारिता का अपना काम पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। उनके कपड़े, उनका पुराना कोट, उनके रूखे सूखे बाल, उनका मुरझाया हुआ चेहरा इस बात के जीवंत उदाहरण हैं। NDTV से भी बेचारा कुछ नहीं लेता है। समाजवाद का यह प्रहरी, गरीबों का यह मसीहा, डूबते हुए NDTV के मालिक प्रणय रॉय से उनका टेटुआ दबाकर मात्र 3 करोड़ रुपए की सैलरी ही तो वसूलता था वर्षों से। मात्र 3 करोड़ रुपए की सैलरी। एकदम समाजवादी आदमी है। वाओ! इतनी मामूली सैलरी वाले इस समाजवादी और सादगी की प्रतिमूर्ति वाले पत्रकार का नेटवर्थ गूगल के अनुसार मात्र 150 करोड़ रुपए है।
जी हाँ, मात्र 150 करोड़ रुपए। अच्छा, इतना गरीब है बेचारा। ओहो हो, पूरा समाजवादी लगता है, एकदम यूपी के लाल टोपी वाले समाजवादियों की तरह ही बिल्कुल गरीब है। यह मैं नहीं कह रहा, यह गूगल कह रहा है। चेक करने के लिए आप गूगल सर्च करें सैलरी ऑफ रवीश कुमार, तो आपको भाई के समाजवादी और सादगी भरे रूप के पीछे के असली चेहरे का पता चलेगा। तो भावुक हो रहे मुट्ठी भर फैंस को अब पता चल गया होगा अपने आइकॉन की हकीकत। रवीश भक्तों, अब समझ में आया एनडीटीवी क्यों डूबा। खैर, इस चर्चा पर यहीं विराम देते हैं और इस स्वघोषित भारत के एकमात्र निष्पक्ष पत्रकार के अन्य कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हैं। एनडीटीवी एक दशक से गरीबी रेखा के नीचे चल रहा था। एनडीटीवी के निरंतर घाटे में चलने के बावजूद अब यदि तुम प्रणय राय का टेटुआ दबाकर 3 करोड़ रुपए की सैलरी वसूलोगे तो एनडीटीवी तो डूबेगा ही ना। लेकिन प्रशंसक तो प्रशंसक होते हैं। इनके कुछ अति भावुक प्रशंसकों से मेरी बात भी हुई। एक ने तो रवीश कुमार के एनडीटीवी से निकाले जाने पर रोते हुए बताया कि उसने अपने घर के सारे रद्दी कागज, प्लास्टिक के बोतल और पुराने जूते चप्पल इकट्ठे करके कबाड़ी वाले को बेचकर पूरे 150 रुपये जमा कर रवीश कुमार को तत्काल मनी ऑर्डर भी कर दिया। 150 रुपए? रवीश भाई की टीआरपी तो अपने प्रशंसकों की नजर में भी बहुत ऊंचा है। अरे वाह, क्या प्यार है। मैं तो हैरान हूं, भाई 3 करोड़ रुपए की सैलरी वसूलता था तो क्या, 150 करोड़ की संपत्ति गूगल बता रहा है तो भी क्या, आदमी तो समाजवादी ही है, ठीक उत्तर प्रदेश के लाल टोपीधारी समाजवादियों की तरह। अब एक समाजवादी होने के नाते अखिलेश यादव जी का यदि 300 करोड़ रुपए का तो एक ही होटल हो सकता है, तो क्या अपना रवीश भाई इतनी मेहनत, इतने जुगाड़ करने, खबरों के इतने तेल निकालने के बाद 150 करोड़ की संपत्ति भी नहीं बना सकता। अजी लानत है ऐसे समाजवाद और ऐसे सेकुलरिज्म पर जो 200-400 करोड़ रुपए बनाने का जुगाड़ भी ना करे। रवीश कुमार जी को उनके थोड़े दूसरे टाइप के प्रशंसक प्यार से उन्हें रब्बिश कुमार कहते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अंग्रेजी वाला रब्बिश और उसके पीछे हिंदी वाला कुमार यानी रब्बिश कुमार। अच्छा, क्या नाम है भाई का? रवीश कुमार, अंग्रेजी वाला रवीश। ये तो बड़ा अच्छा नाम है, एकदम सटीक भी बैठता है भाई पर। अपनी इस विशद विवेचना की सुविधा के लिए आपको भिन्न भिन्न नामों से होने वाले संभावित कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हम भी अब रवीश कुमार नाम से ही भारतीय पत्रकारिता को कचरा बनाने में इनके महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करेंगे। अच्छा, भारतीय पत्रकारिता को कचरा बनाने में रवीश कुमार जी ने बहुत महान योगदान किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो इन्हें इनाम भी मिलना चाहिए। और हाँ, अपना रवीश भाई इनामों का जुगाड़ करने में भी माहिर खिलाड़ी है। अच्छा, इनामों का जुगाड़ करने में भी माहिर खिलाड़ी है? तब तो ये बहुत बड़का खिलाड़ी लगता है। कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बड़का खिलाड़ी है। जब इनाम पाने की इच्छा होती है, झट से किसी झुग्गी में घुसकर रिपोर्टिंग करने लगता है, किसी गरीब के टूटे फूटे छत पर चढ़कर उसके आंगन का हाल दिखाने लगता है, किसी मजदूर की थाली पर अपना कैमरा फोकस करके सूफियाना अंदाज में धारा परवाह समाजवाद झाड़ना शुरू कर देता है और धीरे से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अपना वीडियो भी भिजवा देता है। अब इतना पापड़ बेलने के बाद कोई ना कोई इनाम जाल में फंसी जाता है। तो कुल मिलाकर माहिर खिलाड़ी है भाई, बिल्कुल खिलाड़ी नंबर 1। अच्छा, ऐसा भी करता है? आदमी तो बड़ा चिरकुट टाइप का लगता है। जब तक एनडीटीवी में रहा उसे डुबोने के सारे इंतजाम किए। एक बार तो प्राइम टाइम में अपना मुंह भी काला किया। ओहो हो, मेरा मतलब है एनडीटीवी का स्क्रीन भी काला किया। अच्छा जी, यह तो मदारी की तरह खेल दिखाता है, तरह तरह के खेल, ताकि एक महान पत्रकार की तरह दिख सके जो सब पत्रकारों से अलग हो। खैर, रवीश कुमार जी अभी हाल तक नैतिकता और निष्पक्षता पर धुआंधार भाषण झाड़ रहे थे। इटालियन अम्मा की गोद में बैठकर गोदी मीडिया का राग अलापते अलापते बेचारे को पता ही नहीं चला कि कब इटालियन अम्मा की गोद में जा बैठे। चिरकुट कहीं का, नाक कटा। यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि इटालियन अम्मा की गोद में बैठने को और एक मंद बुद्धि को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने वाली चाटुकारिता को
गोदी मीडिया नहीं कहते, बल्कि इसे असली पत्रकारिता कहते हैं। और अपनी इसी विशेषता के कारण अपना रवीश भाई देश का अनूठा और एकमात्र पत्रकार है। अरे पत्रकार क्या, ये तो चिरकुट है, चिरकुट, महा चिरकुट है जी। 2005 से 2014 तक देश में हुए सैकड़ों घोटालों पर यह महान पत्रकार हमेशा चुप रहा। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में इटालियन अम्मा के आशीर्वाद से देश में घोटालों की लाइन लगी रही, लेकिन यह स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकार तब बगले झांकते रहा। प्राइम टाइम में दार्शनिक अंदाज में इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन क्या मजाल कि कभी घोटालों की रिपोर्ट दिखा दे। और 2014 के बाद यदि सड़क पर कहीं एक गड्ढा भी दिख जाए तो झट से अपने जुझारू तेवर में पत्रकारिता की लाठी भांजने लगा। यह तो अपने इटालियन अम्मा का बहुत बड़ा भक्त निकला। कुछ भी कहो, मातृभक्त आदमी है। और घोटालों के ब्रेकिंग न्यूज के समय टीवी पर मौसम का हाल सुनाता रहा। क्या करे बेचारा, मातृभक्त आदमी है। वैसे रवीश कुमार एकमात्र ऐसा पैंतराकार है जो अपने हर संबोधन में देश के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करता है। अरे छी छी छी, ये तो बड़ा चिरकुट आदमी है भाई। और उसके इन घटिया संबोधनों पर उसके मुट्ठी भर प्रशंसक उसकी तारीफ भी करते हैं। यह अपने आप में नीचता, ओछेपन और छिछोरेपन का अनूठा उदाहरण है। रवीश पर एक और भयानक आरोप है कि यह पत्रकार भी है। अच्छा, अपना रवीश कुमार पत्रकार भी है? और यह इस पर सबसे बड़ा आरोप है। सचमुच यह रवीश कुमार जी पर लगा सबसे बड़ा भयानक और सबसे झूठा आरोप है। यह तो इनका चरित्र हनन जैसा है। इस आरोप का मैं भी खंडन करता हूं। वैसे कुछ लोग रवीश कुमार के एनडीटीवी से निकलने पर खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा हुआ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पत्रकारिता से एक बड़े कचरे का ढेर कम हो गया। यह तो अच्छी बात कही। पत्रकारिता में बहुत कूड़ा कचरा जमा हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान तो वहाँ भी चलना ही चाहिए और सारे कचरे को साफ किया जाना बहुत जरूरी है देश के स्वास्थ्य के लिए। तो मैंने उन्हें साफ डांट लगा दी और कहा कि किसी के जले पर, जी हाँ, जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। और फिर खुश होने को ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसी तर्ज पर कहा गया है कि यदि एनडीटीवी का कचरा निकलकर यूट्यूब पर फैल जाए तो उसे जो स्वच्छ भारत अभियान नहीं कहते। वैसे रवीश कुमार कांड के बाद मुझे भी स्वच्छ भारत अभियान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। लेकिन चाहे कुछ भी कहें, बंदा है दमदार। कितनी भी गालियां दो, कितनी भी बेइज्जती करो, न मानता है न रुकता है। एनडीटीवी को दबा देने के बाद भी नहीं रुकेगा। भारत की गरीबी के फोटो और वीडियो बेचकर देश और विदेश के कई पत्रकारों ने पैसे और इनाम कमाए हैं। इसने भी यही काम किया है। आज भी यूरोप में एक छोटा सा वर्ग है जो भारत को सांप सपेरों का देश मानता है। भारत की गरीबी और बदहाली दिखाने वाले फोटो और वीडियो ऐसे वर्ग को और उनके एजेंडा को काफ़ी सूट करता है, और इसीलिए इस तरह के फोटो और वीडियो बनाने वाले को वो लोग पुरस्कृत करते हैं। आज भी कई सारे विदेशी पुरस्कार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। यह अपना रवीश भी इसी तरह की पत्रकारिता कर विदेशों से इनाम झटकता रहता है। बड़ा जुगाड़ू आदमी है। यद्यपि पिछले एक दशक में करोड़ों लोग भारत में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और उनकी जिंदगी और उनका जीवन स्तर काफी बेहतर हुआ है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही देश दुनिया की सबसे तीव्र गति से विकसित हुई अर्थव्यवस्था भी है। यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजर से देख रहा है और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता भारत ने विकसित की है। फिर भी इन अंधों को ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन विदेशी मीडिया को, जो बायस्ड है, आज भी भारत की गरीबी और बदहाली ही ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि वो एक एजेंडा चला रहे हैं। अपना रवीश भी इसी का हिस्सा है। बड़ी चालाकी से देश की गरीबी बदहाली की नुमाइश लगाता है और उसको बेचता है और इनाम पाता है और वाहवाही लूटता है और अपने को महान पत्रकार साबित करने की कोशिश करता है। यह तो बड़ा नीच काम है। इस नीचता के लिए तो इसके पिछवाड़े पर पड़ना चाहिए। वैसे बंदा कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है। शायद नए नारे गढ़ने में लगा है या फिर कचरा जमा करने में। जल्दी ही अपने कूड़े के ढेर के साथ यूट्यूब पर प्रकट होगा। एनडीटीवी को बिकवाने के बाद अब शायद यूट्यूब की बिकवाली करवाएगा। हे भगवान। अच्छा भाइयों,
अंत में राम राम, भला बुरा माफ करना, देश का कचरा साफ करना, पूरा ना कर सको तो कम से कम हाफ करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो का इंतजार करना और सब मिलकर बोलना जय हिंद।